हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल अटेनर्स। तो आज की वीडियो में यहाँ पे लेक्चर 13 रहने वाला है। जैसे कि आप सबको पता ही है कि यार जेकेपी कांस्टेबल की जो एग्ज़ाम आने वाला है उसके लिए मैंने एक मॉक टेस्ट सीरीज़ यहाँ पे स्टार्ट करी है। तो उसका लेक्चर 13 आज की वीडियो में रहने वाला है, यानी कि 13th मॉक टेस्ट आपका इस वीडियो में रहने वाला है। तो अगर आपने यार पहले 12 मॉक टेस्ट नहीं देखे तो उनका मैंने एक प्लेलिस्ट बना दी है और उनका जो प्लेलिस्ट का लिंक है वो आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहाँ से जाकर भी पहले 12 मॉक टेस्ट देख सकते हैं और 12 लेक्चर लगा सकते हैं। नहीं तो ऊपर यहाँ पे आपको आई बटन में भी लिंक दिख रहा होगा, वहाँ से जाके भी वो प्लेलिस्ट देख सकते हैं। इसके साथ बच्चे पूछते हैं कि सर जेकेपी का जो टेलीकम्युनिकेशन का एग्ज़ाम है उसके लिए भी मैंने एक अलग से मॉक टेस्ट सीरीज़ यहाँ पे स्टार्ट करी है। उसका भी लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिएगा। आई थिंक मैंने 3 से 4 लेक्चर उसके भी यहाँ पे अपलोड कर दिए हैं, नहीं तो उसका भी आपको यहाँ पे आई बटन में लिंक आ रहा होगा, आप वो भी वहाँ से जाके देख सकते हैं। इसके साथ बच्चे एक और क्वेश्चन पूछते हैं कि सर जो आप मॉक टेस्ट करवा रहे हैं, चाहे वो जेकेपी कांस्टेबल का है या जेकेपी टेलीकम्युनिकेशन का है, तो कहाँ पे उसके हमारे पीडीएफ देखने को मिलेंगे। आपको सिंपली क्या करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा। आपको दोनों जाके ज्वाइन कर लेने में, वहाँ पे पूरे पीडीएफ आप डाल देता हूँ, आप वहाँ से जाके पीडीएफ यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं हर एक मॉक टेस्ट का। इसी के साथ साथ यार अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को दबा लो, क्योंकि मैंने आपको वादा किया है जब तक जेकेपी कांस्टेबल का एग्ज़ाम नहीं आ जाता तब तक लगातार आपको यहाँ पे मॉक टेस्ट देखने को मिलेंगे। और मैं लगातार एक दिन में या 2 दिन में एक दिन में या 2 दिन में मॉक टेस्ट अपलोड कर रहा हूँ। बस आपका रिस्पॉन्स बिल्कुल भी अच्छा यहाँ पर नहीं देखने को मिल रहा है, तो ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, क्योंकि इससे हम भी मोटिवेट होते हैं और हमारा भी मोरल बना रहता है, जिससे हम भी जो ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट लेके आपके लिए आते हैं। तो चलिए यार बिना टाइम बर्बाद ही करते हैं आज की वीडियो शुरू यहाँ पे। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द केमिकल फार्मूला ऑफ स्लेक्ड लाइम। जो केमिकल फार्मूला वाले क्वेश्चन है ना, ये मैंने प्लेलिस्ट में भी वीडियो डाल दी है, अलग से मैंने सारे उसमें बताए थे और फिर से मैं बता रहा हूँ। देखिए ये केमिकल फार्मूले वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। बेशक वुमेन बटालियन के एग्जाम में नहीं पूछे गए थे, लेकिन इस लेवल के जो एग्जाम होते हैं वहाँ पर ये पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन है, व्हाट इज द केमिकल फार्मूला ऑफ स्लेक्ड लाइम। स्लेक्ड लाइम का केमिकल फार्मूला क्या होता है? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है, कैल्शियम ऑक्साइड होता है या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है। तो ये होता है ऑप्शन नंबर डी, सॉरी ये बी लिखा है, डी है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है स्लेक्ड लाइम का फार्मूला। ठीक है, याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद बात करें, इसको हम बोलते हैं कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड किसका होता है? ये होता है ब्लीचिंग पाउडर का ये होता है ब्लीचिंग पाउडर का। ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर का होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड की बात करें तो ये होता है कॉस्टिक सोडा का। ये किसका होता है? कॉस्टिक सोडा का फार्मूला होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। अगर हम नीचे देखें तो कैल्शियम ऑक्साइड ये होता है क्यूक लाइम का। किसका? क्यूक लाइम का। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखने जो मैं आपको बता रहा हूँ। उसके बाद एक दो और देख लीजिए, सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट का क्या होता है? सोडियम, देखिए मैं लिख देता हूँ, सोडियम बाइकार्बोनेट का होता है ये होता है बेकिंग सोडा का। किसका? बेकिंग सोडा का होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। और सोडियम कार्बोनेट किसका होता है? सोडियम कार्बोनेट होता है हमारा वॉशिंग सोडा का। ठीक है, ये इसका फार्मूला देख लीजिए वॉशिंग सोडा का, ये इंपॉर्टेंट है। ये होता है सोडियम ऐसे होता है Na2CO3.10H2O। ठीक है, .10H2O याद रख लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सोडियम कार्बोनेट वॉशिंग सोडा का। ठीक है, अभी आपको एक कमेंट करके मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना, बताइए प्लास्टर ऑफ पेरिस का फार्मूला बताना है। ठीक है, फार्मूला और नाम आपको दोनों के दोनों कमेंट सेक्शन में मेरे को बताने हैं। ठीक है, सभी को बताने हैं, कमेंट मेरे को सभी की चाहिए। आपका रिस्पॉन्स जो है वो मेरे को वीडियो में अगर देखने को मिलेगा तभी मैं अगली वीडियो लाऊंगा। तो ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। टिहरी डैम इंडिया टॉलेस्ट डैम है। जो टिहरी डैम कंस्ट्रक्टेड ऑन विच रिवर, किस रिवर के ऊपर टिहरी डैम बना है? बताइए फटाफट। कावेरी के ऊपर बना, महानदी के ऊपर बना, भागीरथी के ऊपर बना या कृष्णा के ऊपर बना? फटाफट अपना आंसर कमेंट में बताइए। उसके बाद वीडियो को देखिए, पहले पॉज करिए वीडियो को, आंसर देखिए, फिर वीडियो को देखिए प्ले करके। तो ये बना हुआ ऑप्शन नंबर सी, भागीरथी के ऊपर। किसके ऊपर? एक सेकेंड, तो ये बना हुआ है भागीरथी के ऊपर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। भागीरथी रिवर की बात करें तो ये कहाँ से निकलती है? ये उत्तराखंड में हमें देखने को मिलती है, उत्तराखंड से फ्लो करती है। ठीक है, उसके बाद अगर हम देखें तो महानदी के ऊपर कौन सा डैम बना है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हीराकुंड डैम। कौन सा डैम? हीराकुंड डैम। इंडिया का सबसे लॉन्गेस्ट डैम है, ये लॉन्गेस्ट डैम है हीराकुंड डैम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हम कावेरी की बात करें तो कावेरी की अगर हम बात करें तो ये पेनिनसुलर इंडिया की सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें तो ये कहाँ से निकलती है? ये हमें देखने को मिलती है कर्नाटका से, ये ओरिजिनेट होती है। कौन सी स्टेट से? कर्नाटका से ये ओरिजिनेट होती है, ब्रह्मगिरी रेंज से। कहाँ से? ब्रह्मगिरी रेंज से हमें ये फ्लो करती हुई दिखाई देती है, यानी कि वहाँ से ओरिजिनेशन होती है इसकी कावेरी की। ठीक है, उसके ऊपर अगर हम डैम की बात करें तो इसके ऊपर डैम बना हुआ है, एक तो मेट्टूर डैम, METTUR, मेट्टूर डैम तमिलनाडु में देखने को मिलता है। और इसके ऊपर जो सबसे इंपॉर्टेंट डैम है वो है कल्लनी डैम। कौन सा? KALLA यानी कल्लनी डैम, जो कि इंडिया का ओल्डेस्ट डैम है। ठीक है, ओल्डेस्ट डैम ऑफ इंडिया। ये कब बना था? ये करीब करीब 1000 से लेके
1100 BC के आप बीच में बोल सकते हो, इस टाइम पे ये देखने को मिला था, यानी कि एंशिएंट टाइम पीरियड पर हमें ये देखने को मिला था कल्याणी डैम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, महानदी के बारे में मैंने आपको बता दिया, भागीरथी के बारे में बता दिया। कृष्णा की अगर हम बात करें तो कृष्णा कहाँ से ओरिजिनली होती है महाबलेश्वर से। कहाँ से? महाबलेश्वर, जो कि कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में पड़ता है। कहाँ पर? महाराष्ट्र में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कावेरी के ऊपर हम बात करें तो सॉरी कृष्णा के ऊपर बात करें तो कृष्णा के ऊपर डैम हमें देखने को मिलता है नागा अर्जुना सागर डैम। नागा अर्जुना सागर डैम कृष्णा के ऊपर देखने को मिलता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नर्मदा के ऊपर मैंने ऑलरेडी बहुत बार बता दिया होगा, गांधी सागर डैम देखने को मिलता है। ठीक है, सॉरी सरदार सरोवर डैम देखने को मिलता है, सरदार सरोवर और इंदिरा सागर डैम भी नर्मदा के ऊपर देखने को मिलता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इनके बारे में सभी के बारे में मैंने अच्छे से बता दिया। तो चलिए अगला क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। अभी अगला क्वेश्चन है, वेयर इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ नेटो। नाटो की फुल फॉर्म क्या होती है? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। क्या होती है? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। कहीं पे लिख लो, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। ठीक है, तो इसके बताइए हेडक्वार्टर्स कहाँ पर है? फ्रांस में है, यूक्रेन में है, स्विट्जरलैंड में है या बेल्जियम में है? तो आई होप आपने भी आंसर लगा लिया होगा और कमेंट में भी दे दिया होगा। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बेल्जियम में हमें नेटो के हेडक्वार्टर्स देखने को मिलते हैं, बेल्जियम में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, फ्रांस की बात करें तो फ्रांस में पेरिस में हमें देखने को मिलता है, फ्रांस के अंदर पेरिस के अंदर हमें यूनेस्को के हेडक्वार्टर्स। कौन से? यूनेस्को के, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यूनेस्को के हेडक्वार्टर हमें कहाँ देखने को मिलते हैं? फ्रांस में देखने को मिलते हैं। स्विट्जरलैंड की बात करें तो स्विट्जरलैंड में हमें WTO के, यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के, WHO के, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के, उसके बाद WIPO के, यानी कि वर्ल्ड इंटरनेशनल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन के, यानी कि स्विट्जरलैंड जिनेवा के अंदर हमें बहुत सारे जो है हेडक्वार्टर्स देखने को मिलते हैं। वाशिंगटन DC की बात करें जो USA में पड़ता है, तो वाशिंगटन DC में हमें कौन से देखने को मिलते हैं? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के, IMF के हेडक्वार्टर देखने को मिलते हैं, वर्ल्ड बैंक के, तो ये हमें देखने को मिलते हैं वाशिंगटन DC में। ठीक है, वाशिंगटन DC में मैंने आपको बता दिया, और स्विट्जरलैंड के भी मैंने आपको बता दिया अच्छे से। तो बाकी अगर कोई और बच गए हैं तो मेरे को आप बता देना, वो मैं भी अगली वीडियो में आपको बता दूँ। चलिए अभी अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो ठीक है, अगला क्वेश्चन अगर हम देखें तो विच अमंग द फॉलोइंग इज द ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स दैट डील्स विद द परफॉर्मेंस एंड स्ट्रक्चर ऑफ द इकोनॉमी ऑफ द एंटायर कम्युनिटी, इधर अ नेशन, अ रीजन और द एंटायर वर्ल्ड। तो बताइए कौन सी ऐसी ब्रांच इकोनॉमी की डील करती है किसके साथ, जहाँ जो वर्ल्ड के ऊपर हो, नेशन के ऊपर हो, जहाँ एक रीजन के ऊपर हो। तो ये बात करती है, मैं आपको बता देता हूँ, ये बात करती है मैक्रो इकोनॉमिक्स। ऑल ऑफ द अबव नहीं है, मैक्रो इकोनॉमिक्स है, यानी कि जो हमारी वर्ल्ड लेवल पे या कंट्री लेवल पे जब हम कैलकुलेशन करते हैं किसी चीज़ की, तो ये माइक्रो इकोनॉमिक्स में आती है। माइक्रो इकोनॉमिक्स इसमें आती है जब हम किसी इंडिविजुअल की बात करते हैं, किसी इंडिविजुअल की इनकम, किसी कंपनी की बात करें, हम किसी कंपनी का प्रॉफिट कितना है या जितना उसका मार्जिन आ रहा है, जो भी है, तो वो माइक्रो में बात करते हैं। जब हम स्मॉल चीज़ों के बारे में बात करते हैं तो वो माइक्रो में आती है। जब हम लार्ज चीज़ों के बारे में बात करते हैं तो वो आती है हमारी मैक्रो इकोनॉमिक्स में, जैसे इधर अ नेशन, अ रीजन, एंटायर वर्ल्ड। यानी कि जब हम बड़ी बड़ी चीज़ों की बात करते हैं तो तब हम मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात कर रहे होते हैं, MACRO, मैक्रो। ठीक है, आई थिंक अभी आपको ये क्लियर हो चुका होगा ये वाला क्वेश्चन भी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास, द ब्रोकन विंग्स वाज रिटन बाय, द बुक जो है ब्रोकन विंग्स, ये किसने लिखी थी? जवाहरलाल नेहरू ने, APJ अब्दुल कलाम ने, मोहनदास करमचंद गांधी या सरोजनी नायडू ने? तो ये लिखी थी ऑप्शन नंबर डी, सरोजनी नायडू के द्वारा। द बुक ब्रोकन विंग्स, कौन सी? ब्रोकन विंग्स लिखी गई थी सरोजनी नायडू के द्वारा। बुक से रिलेटेड मैंने आपके काफ़ी क्वेश्चन करवा दिए हैं, तो आप अगर ये पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो जितनी भी मॉक टेस्ट वाली वीडियोज़ है मैं आपको बता रहा हूँ, चैनल की प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में देखने को मिल जाएगी। तो चैनल की प्लेलिस्ट आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी? जितने भी प्लेलिस्ट की लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, और आपको चैनल की प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाना है, वहाँ पर भी आपको सारी की सारी प्लेलिस्ट देखने को मिल जाएगी। मॉक टेस्ट वाली वीडियोस जरूर देखना, क्योंकि उसमें मैंने ये बुक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन और बाकी जितने भी मैं अभी क्वेश्चन बता रहा हूँ इनके रिलेटेड मैंने पहले भी कोई 10-15 वीडियो में करवा चुका हूँ, तो सारी की सारी देख लेना, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए भी क्वेश्चन की तरफ आते हैं। तो सरोजिनी नायडू ने कौन सी लिखी है? ब्रोकन विंग्स लिखी है। जवाहरलाल नेहरू की बात करें तो इन्होंने लिखी है द डिस्कवरी ऑफ इंडिया। कौन सी? द डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखी है जवाहरलाल नेहरू ने। मोहनदास करमचंद गांधी ने कौन सी लिखी थी? माई एक्सपेरिमेंट बाय ट्रूथ, ये मैंने आपको बताया है। इन्होंने एक और लिखी थी सर्वोदय। ठीक है, सर्वोदय लिखी थी इन्होंने, एक लिखी थी हिंद स्वराज। कौन सी लिखी थी? हिंद स्वराज भी इन्होंने लिखी हुई है महात्मा गांधी जी ने। और इनके द्वारा जो न्यूज़पेपर लिखे गए थे वो कौन से थे? इंडिया ओपिनियन। ठीक है, इंडियन ओपिनियन एक न्यूज़पेपर इनके द्वारा चलाया गया था, और एक और चलाया गया था यंग इंडिया। ठीक है, यंग इंडिया भी इन्हीं के द्वारा चलाया गया था, मोहनदास करमचंद गांधी जी के द्वारा। ठीक है, तो चलिए अभी अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग बॉडीज एस्टिमेट द नेशनल इनकम ऑफ इंडिया? ठीक है, नेशनल इनकम इन इंडिया। ठीक है, तो कौन सी बॉडी है जो नेशनल इनकम कैलकुलेट करती है इंडिया की? तो बताइए फटाफट, A, B, C या D में से आपको ऑप्शन बताना है।
तो ये करती है ऑप्शन नंबर सी, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, एन यानी कि NSO इसको कैलकुलेट करती है। इसके पहले कौन सी कैलकुलेट करती थी, इस जो NSO के पहले, इसके पहले करती थी CSO। फिर उसके बाद क्या हुआ कि CSO प्लस NSO यानी कि NSSO दोनों को कंबाइन करके क्या बना दिया, NSO बना दिया। तो ठीक है, इतना आपसे नहीं पूछा जाएगा, आपसे सीधा पूछा जाएगा कि कौन सी जो ब्रांच है, जो कौन सा ऑफिस है वो कैलकुलेट करता है। तो ठीक है, NSO आती है किसके अंदर है, ये आती है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिकल एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, तो ये आती है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिकल एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के अंदर नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस जो है वो आता है। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आपको बताना है कि एक क्वेश्चन आपके लिए हो रहा है, जो नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस है वो कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आता है, ये तो मैंने आपको बता दिया। मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिकल एंड जो प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन है, ये इनके मिनिस्टर कौन है। ठीक है, सभी को कमेंट सेक्शन में बताना कि इनके जो मिनिस्टर हैं वो कौन है। ठीक है, सभी का आंसर मेरे को कमेंट सेक्शन में चाहिए। अगला क्वेश्चन है, वेलिंगटन ट्रॉफी इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट्स। वेलिंगटन ट्रॉफी किस स्पोर्ट से रिलेटेड है, लॉन टेनिस से रिलेटेड है, गोल्फ से रिलेटेड है, रोइंग से रिलेटेड है, या हॉकी से रिलेटेड है। तो बताइए फटाफट। तो ये रिलेटेड है रोइंग के साथ। रोइंग कौन सी गेम होती है, रोइंग में क्या होता है कि एक बोट होती है। ठीक है, बोट होती है, बोट को सभी को पता है वो पानी में चलाते हैं बोट को। ठीक है, तो ये बोट के ऊपर कुछ ऐसे लोग इधर इधर मतलब 10-15 लोग बैठे होते हैं, तो और मतलब रेस लगती है बोट की, आप ऐसा मान सकते हो। ठीक है, रोइंग एक वाटर स्पोर्ट्स है। ठीक है, याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये भी। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें लॉन टेनिस की, तो लॉन टेनिस में कौन सा कप होता है, डेविस कप। कौन सा, डेविस कप, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, और भी होते हैं जैसे इंटरनेशनल लेवल के ग्रैंड स्लैम वगैरह, ओपन जो भी होते हैं, तो वो इतना आपको याद नहीं रखना, जो मैं बता रहा हूँ बस आपको याद रखना है। ठीक है, गोल्फ की बात करें तो गोल्फ में कौन सा कप होता है, एक राइडर कप होता है। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बता रखा है मैंने पिछली वीडियोज में भी। राइडर कप होता है, प्रिंस ऑफ वेल्स कप होता है, प्रिंस ऑफ वेल्स कप होता है। ठीक है, उसके बाद एक और कप होता है इसमें, बकार कप। कौन सा, बकार कप, जब बरकार कप होगा वो देख लेना आप, लेकिन होता इनमें से ही है। ठीक है, मेरे को नाम याद नहीं आ रहा। बकार कप करके भी एक गोल्फ का जो है वो कप होता है। ठीक है, लॉन टेनिस का हो गया, गोल्फ का होगा, रोइंग का बता दिया। हॉकी की अगर हम बात करें तो हॉकी का एक तो बेतन कप होता है। ठीक है, कौन सा, बेतन कप। उसके बाद नारंगी कप भी होता है। ठीक है, नारंगी कप। ठीक है, तो ये सारे के सारे जो, एक आगा खान कप भी होता है। ठीक है, आगा खान कप, आगा खान कप भी हॉकी में होता है। और इसमें एक और कप होता है इंदिरा गांधी गोल्ड कप। ठीक है, कौन सा, इंदिरा गांधी गोल्ड कप भी हॉकी में हमें देखने को मिलता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, काफी ज्यादा जो आपके स्पोर्ट्स के रिलेटेड जो कप्स हैं वो मैंने आपको यहाँ पर करवा दी, और जो रह गई हैं वो स्पोर्ट्स एंड अवार्ड्स वाली वीडियो में देख लेना, जो कि आपको देखने को मिलेगी। जेकेपी कांस्टेबल एग्जाम 2022 की जो प्लेलिस्ट है वहां पर आपको ये देखने को मिल जाएगी, स्पोर्ट्स एंड अवार्ड्स की वीडियो, तो वो देख लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पॉलिटी से है, हाउ मेनी फंडामेंटल ड्यूटीज आर देयर इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो बताइए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कितनी फंडामेंटल ड्यूटीज होती हैं। तो ये कितनी है टोटल, ये 11 है टोटल। ठीक है, बस आपको इतना याद रखना है, कितनी ड्यूटीज है, 11 है। फंडामेंटल ड्यूटीज की बात करें तो ये आता है पार्ट 4A के अंदर। कौन सा पार्ट है, पार्ट 4A के अंदर आता है। ठीक है, इसके अंदर और आर्टिकल कौन सा है फंडामेंटल ड्यूटीज का, तो आर्टिकल है इसका 51A। और ये कब ऐड हुई थी, फंडामेंटल ड्यूटीज ऐड हुई थी 42nd अमेंडमेंट एक्ट, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इतना पूछता तो नहीं है कॉन्स्टेबल के एग्जाम में, लेट हुआ था। 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 में फंडामेंटल ड्यूटीज को ऐड करा गया था, जिसमें पार्ट 4A ऐड करा गया था और आर्टिकल 51A ऐड कराया गया था। कितनी टोटल होती है, 11 होती है। चलिए, इतनी इन्फॉर्मेशन काफी होगी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ प्लेट्यूज फॉर्म्ड ड्यू टू कोलिजन ऑफ टेक्टोनिक प्लेट्स। ये मैंने आपको जियोग्राफी वाली वीडियो में अच्छे से बता रखा है, तो अगर आप वो सारी की सारी देखना चाहते हैं तो उसकी प्लेलिस्ट आपको देखने को मिल जाएंगी। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन का जवाब देते हैं। तो विच टाइप ऑफ प्लेट्यूज फॉर्म ड्यू टू कोलिजन, कोलिजन के साथ कौन से जो है प्लेट्यू फॉर्म होते हैं, वॉल्केनिक होते हैं। वॉल्केनिक तो सभी को पता चल गया कि ये वॉल्केनिक इरप्शन की वजह से होंगे, जब वॉल्केनो का जो लावा बाहर आ जाएगा, जब वो सॉलिड हो जाता है, जम जाता है, तो वो यहाँ पर एक प्लेट्यू बना देता है, तो वो होते हैं वॉल्केनिक प्लेट्यूज। ठीक है, अगर हम बात करें तो डिसेक्टेड प्लेट्यूज की बात करें, डिसेक्टेड प्लेट्यूज की, तो ये बनते हैं सॉइल इरोजन की वजह से, यानी कि जो क्लाइमेटिक कंडीशन की वजह से जो बनते हैं वो होते हैं डिसेक्टेड प्लेट्यूज। ठीक है, डेक्कन प्लेट्यूज की बात करें तो ये इंडिया के सबसे बड़े प्लेट्यूज है। ठीक है, डेक्कन प्लेट्यूज की बात करें तो। ठीक है, उसके बाद इनर माउंटेन प्लेट्यूज होते हैं, वो बनते हैं कोलिजन ऑफ टेक्टोनिक प्लेट्स की वजह से। कौन से प्लेट्यूज, इनर माउंटेन प्लेट्यूज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो ये हो गया प्लेट्यूज के बारे में। थोड़ा जो प्लेट्यूज का है बाकी वो देख लेना वीडियो में, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है। जैसे मालवा प्लेट्यू हो गया, मेवाड़ प्लेट्यू हो गया, मेवाड़ प्लेट्यू हमें राजस्थान में देखने को मिलते हैं, और जो इंडिया का सबसे बड़ा हाईएस्ट प्लेट्यू है वो हमें कहाँ में देखने को मिलता है, वो लद्दाख में देखने को मिलता है। ठीक है, लद्दाख में देखने को मिलता है। उसका नाम जो है वो आप कमेंट सेक्शन में मेरे को बताओगे कि उसका नाम क्या है, लद्दाख प्लेट्यू। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं।
हु फर्स्ट रोड वंदे मातरम, वंदे मातरम किसने लिखा था, ठीक है जल्दी से बताइए, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना आपको। रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था, बंकिम चंद्र चटर्जी ने, दादा भाई नौरोजी ने, या इकबाल ने, तो बताइए सभी। तो ये लिखा था बंकिम चंद्र चटर्जी ने, इनको बोला जाता है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय भी, इन्हीं को बोला जाता है, इन्होंने लिखा था वंदे मातरम, ठीक है। और वंदे मातरम सबसे पहले गाया किसने था, वंदे मातरम गाया था रविंद्रनाथ टैगोर ने, सबसे पहले इसको गाया था, कहाँ पर गाया था, आईएनसी का सेशन तो जो था इंटरनेशनल कांग्रेस का 1896 वाला जो सेशन था वहां पर इन्होंने गाया था वंदे मातरम, ठीक है। दादा भाई नौरोजी की बात करें तो इन्होंने क्या लिखा था, इन्होंने बुक लिखी थी पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, क्या, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ब्रिटिश रूल इन इंडिया, इन्होंने बुक लिखी थी दादा भाई नौरोजी ने, ठीक है। और ये इस बुक में क्या था, ड्रेन थ्योरी, ठीक है, ड्रेन थ्योरी, कि किस तरह से जो अंग्रेज हैं वो सारा का सारा पैसा जो है वो ड्रेन कर रहे हैं इंडिया से, इंडिया की जितनी भी वेल्थ है वो जहाँ से इंडिया से जा रही है। तो इसमें इन्होंने क्या करा था, इसमें इन्होंने एक और चीज़ करी थी कि इन्होंने जो नेशनल इनकम है, यानी कि नेशनल इनकम फर्स्ट टाइम पे कैलकुलेट करी थी, ठीक है, इस बुक के अकॉर्डिंग ही, ठीक है। इन्होंने नेशनल इनकम जो है इंडिया की इंक्लूड करी थी इसमें, कि इंडिया के एक पर्सन की कितनी नेशनल इनकम है, ठीक है। तो ये दादा भाई नौरोजी ने करा था। इकबाल की बात करें तो इकबाल ने क्या बोला था, इकबाल ने का जो स्लोगन दिया था वो इन्होंने बोला था, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ठीक है। तो ये बोला था इकबाल ने, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, हु इज नोन एज अ केट्स ऑफ कश्मीर, केट्स ऑफ कश्मीर किसको बोला जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। गुलाम अहमद महजूर को बोला जाता है, महमूद गामी को बोला जाता है, शेख नूरुद्दीन वाली को बोला जाता है, या रसूल मीर को बोला जाता है। तो ये फटाफट आप कमेंट में मेरे को बताइए किसको बोला जाता है। तो ये बोला जाता है रसूल मीर को, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना। इनको फादर ऑफ कश्मीरी गजल भी बोला जाता है और इनको केट्स ऑफ कश्मीर भी बोला जाता है। केट्स ऑफ कश्मीर क्यों बोला जाता है, क्योंकि जो जॉन केट्स था वो भी एक मतलब राइटर था और उसकी भी डेथ जो है वो अर्ली एज में हो गई थी, यानी कि यंग एज में हो गई थी, और रसूल मीर की भी डेथ जो है वो यंग एज में हो गई थी, तो इसलिए लोग इनको केट्स ऑफ कश्मीर के नाम से भी रेफर करते हैं, ठीक है। गुलाम अहमद महजूर की बात करें तो इनको क्या बोला था, इनको बोला था द वर्ड्स, ये देख लेना आप कहीं पर क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, द वर्ड्स वर्थ ऑफ कश्मीर, ठीक है, द वर्ड्स वर्थ ऑफ कश्मीर इनको बोला था। और किसने बोला था, ये बोला था रविंद्रनाथ टैगोर ने, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, गुलाम अहमद महजूर, रविंद्रनाथ टैगोर ने इनको बोला था द वर्ड्स वर्थ ऑफ कश्मीर, ठीक है, याद रख लेना। उसके बाद महमूद गामी की बात करें तो महमूद गामी ने क्या करा था, महमूद गामी की एक जो सबसे जो फेमस बुक थी, यानी कि इनकी जो काम था, इन्होंने जो करा था यूसुफ जुलेखा, ठीक है, यूसुफ जुलेखा, जो इनकी एक रोमांटिक आप बोल सकते हो, पोइट्री बोल सकते हो या कहानी बोल सकते हो, कुछ भी, यूसुफ जुलेखा जो है वो कहाँ पर अपीयर हुई थी, जर्मन मैगजीन में, कहाँ पर, जर्मन मैगजीन में ये अपीयर हुई थी, कब हुई थी, 1895 में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। किसकी बुक थी ये, महमूद गामी की बुक थी, क्या नाम था इसका, यूसुफ जुलेखा इसका नाम था, और ये कौन सी मैगजीन में आई थी, जर्मन मैगजीन में आई थी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, याद रखना सभी को ये लिख लेना है, कहीं पर एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं आजकल, ठीक है। आगे बात करें शेख नूरुद्दीन वाली की, तो शेख नूरुद्दीन वाली को कौन सा टाइटल दिया गया था, मैंने काफी बार बता दिया, तो इनको टाइटल दिया गया था नंद ऋषि का, ठीक है, नंद ऋषि का टाइटल दिया गया था, ठीक है। और इनके टाइम पीरियड पर क्या हुआ था, अट्टा मोहम्मद खान थे जो, यानी कि इनकी रिस्पेक्ट में अट्टा मोहम्मद खान ने जो करेंसी बनाई थी, करेंसी के ऊपर इनको मार्क करा था, ठीक है, किसको करा था, शेख नूरुद्दीन वाली को। इनके जो सबसे इंपॉर्टेंट है, इनके नाम की जो श्राइन हमें देखने को मिलती है उसका नाम है चरारे शरीफ, इसके बारे में मैंने शायद पिछली वीडियो में बताया था, चरारे शरीफ श्राइन हमें इनकी जो देखने को मिलती है वो कहाँ पर देखने को मिलती है, वो हमें देखने को मिलती है बड़गाम में, कहां पर, बड़गाम में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, टूरिस्ट एंड डेस्टिनेशन के हिसाब से ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाता है एग्जाम के लिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो ठीक है, सभी के बारे में मैंने आपको बता दिया, ठीक है। महमूद गामी को भी फादर ऑफ कश्मीरी गजल बोला जाता है, ठीक है, ये रसूल मीर और महमूद गामी दोनों को बोला जाता है, ये भी याद रख लेना, ठीक है, कि हमारे पूछा जाएगा, बहुत भी पूछ सकते हैं ये बार, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट शुड कम इन द प्लेस ऑफ प्लेस क्वेश्चन मार्क, ठीक है, ये सीधा मैं बताता हूँ, रीजनिंग का क्वेश्चन है, ये फालतू का लिखी हुई लैंग्वेज। तो इसके बाद अभी बताइए आर यू के बाद अभी क्या आएगा, ये आपको बताना है, ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। अगर हम ध्यान से इसको देखें तो सी के बाद कितने छोड़ के आ रहा है, सी के बाद क्या आता है, डी ई आता है ना, डी ई छोड़ के एफ आ रहा है, ठीक है, सी डी ई छोड़ के एफ, ठीक है, दो छोड़ के, उसके बाद एफ को कितने छोड़ के एच आ रहा है, एफ जी को छोड़ के, यानी कि एक छोड़ के, एच आई जे को छोड़ के, यानी कि फिर से दो छोड़ के बाद फिर से एक छोड़ के एल छोड़ के एम आ रहा है, एम के बाद क्या आता है एन ओ फिर से दो छोड़ दिए, पी आ गया, पी के बाद फिर से एक छोड़ दिया, पी क्यू छोड़ दिया, आर आ गया, आर के बाद दो छोड़ दी, एस टी छोड़ दी, यू आ गया। तो यू के बाद अभी कितने छोड़ेंगे, पहले एक छोड़ेंगे, वी छोड़ेंगे, क्या आएगा, यू, वी छोड़ के डब्ल्यू आएगा, डब्ल्यू के बाद जो दो छोड़ने, एक्स भी छोड़ना है, बाई भी छोड़ना है, यानी कि डब्ल्यू जेड इसका आंसर आ जाएगा। तो क्या होगा इसका ऑप्शन नंबर ए इसका एकदम सही हो जाएगा, डब्ल्यू जेड, ठीक है। आगे बढ़ते हैं,
तो आज के लिए इतने क्वेश्चन रखते हैं। तो आई होप आपको ये वाली भी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो यार एम जो है मेरा 200 लाइक्स का वो कंप्लीट करवा देना। 200 लाइक्स आई होप आप करवा दोगे। और अगर आप चाहते हो कि मैं और वीडियो ऐसे ही लाते रहूँ तो कमेंट सेक्शन में मेरे को बता दो। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर कर देना। यार आप बिल्कुल भी शेयर नहीं करते हो तो शेयर कर देना थोड़ी सी अपने दोस्तों के साथ। तो चलिए मिलता हूँ आपसे ऐसी ही नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम।